हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के लिए फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के लिए फुल मॉक टेस्ट नंबर 5 को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 7 अगस्त और 11 अगस्त को है, वो लोग इस सेशन को ध्यान से देखिए और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बिहार पुलिस के लिए यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है 2024 के लिए, और बिल्कुल आपको वैसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल जो बिहार पुलिस का बदलता हुआ सिलेबस है, नया पैटर्न है, उसी पर आधारित ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल रहा होगा। ऑलरेडी मैंने आपको 3 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ दे दिया है। आप टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप सक्सेस केंद्रा क्विज लिख करके सर्च करिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार सेशन से जुड़ रहे हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए, ताकि सेशन से और भी लोग जुड़ जाएँ और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। आंसर सब लोग कमेंट करिएगा। आंसर कमेंट करने से क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी साथ साथ सुनते चलिएगा ध्यानपूर्वक। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए बताइए कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर इसका क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो यह देश फिनलैंड है। फिनलैंड राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिनलैंड से कुछ आपको याद आ रहा होगा। फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य देश बना था। नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना था। और अभी करंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये स्वीडन बना है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश है और 31वां फिनलैंड है। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है पूछा जाता है, तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? हेलसिंकी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है ना। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह ग्रीनलैंड है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग अब। चलिए दूसरा प्रश्न है कि स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, यह प्रश्न जो है ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, लेकिन प्रश्न पूछने का जो लैंग्वेज है वो दूसरे तरीके में पूछा गया था। मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया था। देखिए, स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत जो है ये 1936 में हुई थी और चला था 1939 तक। और ये जो स्पेन में गृह युद्ध हुआ था, इसको द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसका ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता है। तो प्रश्न यही पूछा गया था बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस में पूछा गया था कि किसको जो है दूसरे विश्व युद्ध के ड्रेस रिहर्सल के रूप में जाना जाता है, तो स्पेन के गृह युद्ध को कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों के द्वारा किस देश के साथ सेब्र की संधि की गई थी। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए कि सेब्र की संधि जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों के द्वारा किस देश के साथ की गई थी। जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, यह जो सेब्र की संधि थी यह 10 अगस्त 1920 को हुई थी। 10 अगस्त 1920 को हुई थी। मित्र राष्ट्रों के द्वारा यह संधि जो है यह तुर्की के साथ किया गया था। किसके साथ? तुर्की के साथ किया गया था। यह एक अपमानजनक संधि थी, और इस संधि के तहत
तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया था। और एक वर्साई की संधि है, एक वर्साई की संधि है। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। 28 जून 1919 को हुई थी। किसके साथ? तो वर्साई की संधि जो है यह जर्मनी के साथ किया गया था। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा प्रश्न है। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी हम लोग सेशन को कवर करेंगे। आप कोशिश करिए महज 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर दे देने के लिए, ताकि जल्दी से हम लोग सेशन को कवर कर लें। देखिए चौथा प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से उपास्थि के संबंध में गलत कथन का चयन करें। अच्छा, कल ही वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि रक्त यानी कि ब्लड, अस्थि और उपास्थि ये सारे क्या हैं? तो ये कनेक्टिंग टिश्यू हैं, यानी कि संयोजी ऊतक हैं। क्लियर? प्रश्न पूछा गया कि उपास्थि के संबंध में गलत कथन का चयन करें। देखिए इसका मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन का बना होता है। बिल्कुल उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है ये कॉन्ड्रिन का बना होता है, सही है। इसमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है, ये भी सही है, इसमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है। इसी कारण जो है इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं बनती है। उपास्थि में अस्थि मज्जा का अभाव होता है, इसी कारण इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं बनती हैं। ठीक है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं बनती है, यही गलत दिया गया है, क्योंकि इसमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है, इसीलिए इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं बनती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, तभी तो इनकी संख्या बढ़ती भी है। ठीक है, तो पूछा गया है गलत कथन, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है लाइक। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए किसी भी ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। अच्छा, 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और 1904 में आपको याद होगा अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? चलिए जरा सोच करके आंसर कमेंट करिएगा, दिल्ली में किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन आपको याद होगा बंगाल विभाजन के समय में स्वदेशी आंदोलन जो है यह चलाने की घोषणा किया गया था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। 7 अगस्त 1905 को, ये डेट याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में इसका नेतृत्व जो है किसने किया था बताइए? तो सैयद हैदर रजा ने। ऑप्शन में नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में किसने किया था? तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने पूना और मुंबई में किया था। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी प्रश्न इससे संबंधित आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक इसमें से कौन सा है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन सा है इसमें से? अंग्रेजी में इसको एंटीबायोटिक कहेंगे। देखिए एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? तो आपको याद होगा एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कुछ एंटीबायोटिक्स के मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो प्रतिजैविक कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2,4-D भी कभी कभी पूछा जाता है कि यह क्या है? तो यह एक खरपतवारनाशी है। ठीक है, चलिए रिलैक्सिन क्या है? तो यह एक मादा हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं?
तो यह वन जो है यह कौन सा वन है, तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इसको मानसून वन भी कहा जाता है, इसको मानसून वन भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। ठीक है, यह वन जो है 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, टीक, बांस इन सब के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कच्चे आम में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। देखिए कच्चे आम, अंगूर, इमली इन सब में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है संतरा, नींबू में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसमें से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में जिसका वर्णन नहीं किया गया है, बताइएगा। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसका कहीं भी जिक्र संविधान में नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अनुसार इसकी गठन राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग आपको पता है 324 से 329 तक के अनुच्छेद में है, और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, इसका गठन राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कल ही मैंने आपको बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 12 अक्टूबर 1993 को। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा यानी कि AK मिश्रा हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ओजोन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर का चयन करना है आपको। देखिए यह सजीव जीवों के लिए श्वसन के लिए अनिवार्य है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ओजोन जो है ये श्वसन के लिए अनिवार्य नहीं है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, तो ये वाला गलत हो गया। इसका उपयोग जल के रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, ये भी सही है। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है, ये गलत दिया गया है। वायु में इसका अनुपात जो है ये 0.00004% है लगभग। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसमें से पूछा गया है सही उत्तर, तो दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है। फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर देंगे, इतने सारे लोग देख रहे हैं और लाइक बहुत ही कम आता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, लाइक कर दीजिए। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और एक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। क्लियर है, याद रहेगा। 5 जून के दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा जल्दी में हम लोग सेशन को आज कवर करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है, सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क को हिंदी में दक्षेस भी कहा जाता है, कहीं के आपको दक्षेस मिलेगा कि कौन सा देश इसमें से दक्षेस का सदस्य नहीं है, यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कहाँ, तो बांग्लादेश के ढाका में, और बांग्लादेश के ढाका में ही सार्क का पहला सम्मेलन 1985 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, तो अपना प्यारा भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, इसमें म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस महासागर का आकार अंग्रेजी के S अक्षर के समान है, तो यह कौन सा महासागर है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, पहले आप ये कमेंट करके बता दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। किस प्रकार से है, त्रिभुजाकार है प्रशांत महासागर की आकृति। और अंग्रेजी के S आकार के समान किसकी आकृति है, तो फ्रेंड्स यह कौन सा है, तो यह अटलांटिक महासागर है। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची दिया गया है, मिलान करने, एक तरफ आविष्कार है दूसरी तरफ आविष्कर्ता दिया गया है। किण्वन की खोज किसने किया था? किण्वन की खोज लुई पास्चर ने किया था, लुई पास्चर ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चेचक की टीका का खोज किसने किया था? तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। और बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। अच्छा, प्रश्न बनता है कि टीकाकरण का खोज किसने किया था? ठीक है, वैक्सीनेशन का खोज तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। क्लियर है, याद रहेगा आपको, बिल्कुल। और देखिए, रेबीज की टीके का खोज पूछा जाता है तो लुई पास्चर ने किया था। चेचक की टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज के निम्नलिखित बहुलकों में से जंतु कौन सा संचित करते हैं? ग्लूकोज का इनमें से कौन सा बहुलक है जिनको जंतु संचित करते हैं? जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो यह कौन सा है? तो यह ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, ग्लाइकोजन इसका जो है संश्लेषण और संग्रहण शरीर में यकृत और मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है, यकृत और मांसपेशियों के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र के बारे में कई दफ़ा मैंने आपको बताया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। और देखिए, इसकी आधिकारिक भाषाओं की संख्या पूछा जा रहा है तो आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश, ये 6 भाषा है। अच्छा, इसके अस्थायी सदस्य जो हैं कौन कौन से देश हैं? तो ये 5 कंट्री हैं। इन कंट्री का नाम क्या क्या है? तो चीन है, फ्रांस है, रसिया है, ग्रेट ब्रिटेन है और यूएसए है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक का पूरा नाम है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, नेशनलिज्म एंड द फेट ऑफ डेमोक्रेसी। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, नेशनलिज्म एंड द फेट ऑफ डेमोक्रेसी। इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। किसने? शशि थरूर ने लिखा है। और एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। चलिए बताइए, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल को लिखा है सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? देखिए, कोई भी आपसे मैं चार्ज नहीं मांगता हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना ही आशा रखता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, एवरी कंटेंट फ्री है। प्लीज़ आप सपोर्ट करिए और सपोर्ट करने का तरीका आपका सिर्फ लाइक और शेयर है, तो प्लीज़ लाइक करिए। देखिए, शाहजहांनामा लेखक कौन है? तो इसको लिखा है इनायत खान ने। किसने? इनायत खान ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसको निर्वाचित किया गया था? बताइए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? 1938 वाला जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। और 1939 वाला कहाँ पर हुआ था? तो ये त्रिपुरी में हुआ था। और इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आग बुझाने के परिधानों पर चढ़ी परत किससे बनी होती है? जो आग बुझाने वाले परिधान हैं, वस्त्र हैं, उन पर किसकी परत चढ़ी होती है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका मेलामाइन हो जाएगा, मेलामाइन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, इससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? बताइए, कौन नियंत्रित करता है? अच्छा देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ये आपको पता भी है। और इससे जो हार्मोन निकलता है उसको नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क का भाग है और यह भूख, प्यास, ताप इन सब का नियंत्रण करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया को लिखा किसने है? यूटोपिया के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है थॉमस मोर ने।
थॉमस मोर ने लिखा है यूटोपिया को। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स कि प्रथम अफीम युद्ध, ठीक है ना, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम अफीम युद्ध, इसको आंग्ल चीन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये हुआ था 1839 से लेकर के 1842 के दरमियान। और पूछा गया है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह संधि जो है यह नानकिंग की संधि है, ठीक है ना। नानकिंग की संधि है 1842 में जो है ग्रेट ब्रिटेन और चाइना ने, 1842 में ग्रेट ब्रिटेन और चीन ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच इस पर हस्ताक्षर किया गया था नानकिंग की संधि पर 1842 में। और इसी के अंतर्गत जो है प्रथम अफीम युद्ध या प्रथम आंग्ल चीन युद्ध का समापन हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर है कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। तो फ्रेंड्स इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम लोग, बताइए क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है ना। तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर क्या होगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना। तो फ्रेंड्स ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, और अंबेडकर जी के द्वारा ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यहाँ मैं लिख देता हूँ बहिष्कृत हितकारिणी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की भी स्थापना बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा ही किया गया था। अच्छा, महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना आपको पता है, ठीक है ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल से, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। क्लियर है। अच्छा, 9वें मंडल में क्या है, तो 9वें मंडल जो है इसमें किसका वर्णन है, तो भगवान जो सोम है, सोम देवता, इनका वर्णन है। 10वां मंडल जो है इसमें पुरुष सूक्त का चर्चा है, और आपको पता है कि इसी में जो है 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का भी वर्णन किया गया है पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में से कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित जितने भी नदी हैं उनमें सर्वाधिक बार किसका उल्लेख हुआ है, तो सर्वाधिक बार सिंधु का उल्लेख हुआ है, गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी यह सरस्वती नदी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है। एंजिल जलप्रपात और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी बार बार पूछा जाता है। कोटोपैक्सी कहाँ पर है, तो इक्वाडोर में है। लानोस घास का मैदान कहाँ पर है, लानोस घास का मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया में पड़ता है, ठीक है। और एंजिल भी कहाँ पर है, तो ये वेनेजुएला में है एंजिल जलप्रपात। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 1882 में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था, यानी कि उस समय पूछा जा रहा है कि वायसराय कौन था। बताइए 1882 में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग, हंटर कमीशन का गठन किसने किया था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में हंटर आयोग का गठन किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली बार इसी के समय कारखाना अधिनियम लाया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसी ने रद्द किया था, और इसी के समय से नियमित जनगणना भी कराई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अगर इस सेट में आप 70 नंबर ला लेते हैं ये फर्स्ट डिवीज़न में, तो आपकी तैयारी बेहतरीन मानी जाएगी। 70 लाने का प्रयास करिए और अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके फ्रेंड्स बताइएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में है। कहाँ पर है, ये लखनऊ में है, ठीक है। कानपुर में क्या है,
तो कानपुर में याद रखेंगे भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है। कोयम्बटूर में क्या है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान है। नई दिल्ली में क्या है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है, वायरस से नहीं होता है, कौन सा रोग है, तो यह रोग जो है इसमें से कौन सा है जो वायरस से नहीं होता है। देखिए इसमें से खसरा, पोलियो और चिकन पॉक्स ये वायरस से होते हैं। टाइफाइड जो है ये वायरस से नहीं होता है, ये जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से होता है। और इस जीवाणु का नाम क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध त्यौहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम और पोंगल ये बड़ा पूछा जाता है। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, ओणम मनाया जाता है केरल में। ठीक है, शांत घाटी कहाँ पर है, तो केरल में है। ठीक है, शांत घाटी केरल में है, याद रखिएगा। और फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1911 में दिल्ली दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया जिसमें बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था। ठीक है, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा हुई थी और फाइनली 1912 में दिल्ली राजधानी बना था। ठीक है, तो ये तीनों जो है सही दिया गया है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए भाग 15 में निर्वाचन है, सही दिया गया है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में संविधान संशोधन नहीं है। भाग 18 में क्या है बताइए, भाग 18 में जो है आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक में। और संविधान संशोधन जो है ये भाग 20 में है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में। 14 भी सही दिया गया है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि करती है। यह किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व करती है, तो ये कहा था किसने, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन के समय ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, करंट का प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर ऑस्ट्रेलियाई ओपन एक ही बात है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। महिला एकल और पुरुष एकल दोनों आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जो है ये अरियाना सबलंका ने जीता है, अरियाना सबलंका ने जीता है। और अगर पुरुष एकल का खिताब पूछता तो किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। ठीक है ना, यानिक सिनर या जैनिक सिनर जो भी पढ़िएगा, ये इटली के हैं यानिक सिनर। और अरियंका सबलंका जो हैं, अरियाना सबलंका, ये बेलारूस की हैं। ठीक है ना, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या देता है, क्या दर्शाता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान, इस तरह का प्रश्न बिहार पुलिस में बनता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। और देखिए फ्रेंड्स, क्लास 9th और क्लास 10th का जो आपका बोला गया है कि इस बार प्रश्न उसी लेवल पर पूछा जाएगा, तो आज मैं आपको 10th क्लास का जो हिंदी में गद और पद जो चैप्टर दिए गए हैं ना, वहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे आज मैं आपको सेशन में करवाऊँगा। तो यहाँ से अगर आप इतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो है प्रश्न नहीं छूटेगा, आज सेशन से जुड़िएगा। चलिए, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर इसका चाल हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। और देखिए ढेर सारे वीडियोस हमने बिहार पुलिस के लिए कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का मैंने मैराथन सेशन कराया हुआ है, जितने भी प्रश्न 2010 से लेकर के 2024 तक पूछे गए हैं उनको कराया हुआ है। एनसीईआरटी क्लास 9 10th का मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कराया हुआ है। पॉलिटी में आपको कल करवा दूंगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, जिन्होंने भी नहीं देखा है बताइए राइट आंसर क्या होगा कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा है, तो ये थ्रोम्बोसाइट है। यहाँ मैं लिखता हूँ, ये कौन सा है, ये थ्रोम्बोसाइट है। अच्छा, थ्रोम्बोसाइट से आपको कुछ याद आ रहा होगा। थ्रोम्बोसाइट्स से, थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, यानी कि प्लेटलेट का अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट्स।
तो दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन में हो सकता है प्लेटलेट न दे करके थ्रोम्बोसाइट्स दे दिया जाए, तो आपको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अब 39 है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक पूछा गया था बिहार पुलिस में कि किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक जो है ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पूछा गया है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें भारत का स्थान इस वर्ष 129वां रहा है। पहले स्थान पर फिनलैंड है, सॉरी आइसलैंड है, पहले स्थान पर आइसलैंड है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर आइसलैंड है। क्लियर। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा क्या जारी किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है। मैलाकाइट इनमें से किस धातु का अयस्क है। मैलाकाइट जो है यह किसका अयस्क है, तो यह तांबा का अयस्क है मैलाकाइट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह शुक्र और मंगल के बीच में आता है। सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार आपको क्रम याद होना चाहिए ग्रहों का। यह है बुध, ठीक है, बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, यहाँ मैं बृहस्पति इतना लिख देता हूँ, उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण और आखिर में वरुण, ठीक है। तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह जो है शुक्र और मंगल के बीच में, शुक्र और मंगल के बीच में, तो ये अपना पृथ्वी ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम पूछा जाता है, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे नज़दीक बुध है और सबसे दूर वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जिसको कि हम लोग वुड डिस्पैच कहते हैं। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में वुड डिस्पैच आया था, किसके समय में, तो वुड डिस्पैच डलहौजी के समय में, ठीक है। यह शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। 15 अगस्त 1906 को हुई थी। इसको हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कहा जाता है। 15 अगस्त 1906 को हुई थी। इसकी स्थापना सदगुरुदास बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि क्वेटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्वेटो प्रोटोकॉल को अपनाया कब गया था, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स 1997 में, 1997 में। और यह लागू कब हुआ था, प्रभाव में कब आया था, तो 2005 से। क्वेटो प्रोटोकॉल जो है यह जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से है, जलवायु परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है यह किस देश की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश की सीमा पर है, चलिए बताइए राइट आंसर। तो नियाग्रा जो है यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। हरे फलों को यानी कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो देखिए फलों के पकाने के लिए जो पादप हार्मोन है उसका नाम एथिलीन है। एथिलीन जो होता है ये फलों के पकाने में सहायक हार्मोन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कृत्रिम रूप से भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिटिलीन का भी किया जाता है, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर इसका एथिलीन ही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो कल ही मैंने बताया था कि सर्वाधिक साक्षरता जो है ये कहाँ पर है, तो रोहतास में है। रोहतास राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम कहाँ पर है, तो ये पूर्णिया में है। क्लियर है। चलिए सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास में है। पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता सब रोहतास में ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान, तो यह अनुच्छेद 243I में है। राज्य वित्त आयोग के गठन का अधिकार राज्यपाल के पास है। प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या करें कि इनमें से कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 85वां ग्रैंड मास्टर बन गया है। इनमें से कौन सा शतरंज खिलाड़ी जो है भारत का 85वां ग्रैंड मास्टर बन गया है।
बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इनमें से जो शतरंज खिलाड़ी है जो भारत का 85वां ग्रैंड मास्टर बना है, ये है KP श्याम निखिल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। KP श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है। तो परमाणु क्रमांक जो है ये किसकी संख्या को दर्शाता है, तो ये प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है यह पश्चिमी घाट की पूर्वी और पश्चिमी ढलानों जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्वी भारत में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी यह पाया जाता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है। कौन सी है, तो ये डोडा बेटा है। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो ये अनाईमुडी है। अनामुडी या अनाईमुडी इस तरह से लिखा जाता है, अनाईमुडी। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो यह अन्नामलाई पर्वत पर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सन 2026 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर होगा। 2022 में मैंने बताया आपको कि ये कतर में हुआ था। ठीक है, 2026 में यह संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और USA में होगा। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन यानी कि वल्कनीकरण में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये वल्केनाइजेशन है क्या, तो रबर का वल्किनेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि सल्फर की उपस्थिति में गर्म करने पर रबर की जो प्रत्यास्थता है और इसकी जो सामर्थ्यता है ये बढ़ाया जाता है। ठीक है, सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है वल्केनाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं। प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। इसको कहा जाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता या यंग गुणांक कहा जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, जो कि दाब का भी मात्रक होता है और इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। चरक संहिता ये चरक की है। चरक कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे, आपको याद है ना। चरक संहिता यह आयुर्वेद से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिमला समझौता 1972 में शिमला एग्रीमेंट पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो शिमला एग्रीमेंट यह एक शांति समझौता था जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इसमें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिग्नेचर किया था। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक अधिवक्ता के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो देखिए, अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोनों को ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है। लाल मिर्च में लाल रंग और लाल मिर्च में तीक्ष्णता, ये दोनों पूछा जाता है। तो लाल मिर्च में तीक्ष्णता जो होता है ये कैप्सेसिन के कारण होता है और लाल रंग जो होता है ये कैप्सेंथिन के कारण होता है। टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में है। ये प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। जान लीजिए कि दुर्गावती जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये कैमूर में है। ठीक है ना। ककोलत जलप्रपात है एक, ककोलत, तो ये आपको याद होगा ककोलत कहाँ पर है, तो ककोलत जो है ये आपका नवादा में है। ठीक है ना, नवादा में है ककोलत जलप्रपात। ठीक है, ककोलत, ठीक है, ये हटा लीजिए, ता नहीं ककोलत। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस
2024 एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। बताइए मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है क्रिस्टीना पिज़्ज़ुकोवा ने, ठीक है ना। क्रिस्टीना पिज़्ज़ुकोवा कहाँ की हैं? तो फ्रेंड्स ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है यह बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, बेंगलुरु में है यह। कॉफ़ी के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर है? ये नया प्रश्न है आपके लिए। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय, तो देखिए ये जो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज है इसकी स्थापना 2002 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है यह इटली के ट्यूरिन में है, इटली के ट्यूरिन में है। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज़। देखिए पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? पेशावर और काबुल जो है यह किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो यह खैबर दर्रा के, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि क्या है? अच्छा याद रखिएगा फ्रेंड्स, चंद्रमा को जो है, चंद्रमा को फॉसिल प्लैनेट कहा जाता है। चंद्रमा को फॉसिल प्लैनेट यानी कि इसको जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है, इसको जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। चंद्रमा को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और देखिए सूर्य के संदर्भ में इसकी परिक्रमा 29.53 दिन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि इनमें से कौन सा ऐप जो है एप्लीकेशन चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है? इनमें से कौन सा ऐप चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऐप चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए जारी किया गया है, तो अभी देखिए फ्रेंड्स KYC ऐप, सी विजिल और VHA, ये तीनों एप्लीकेशन जो है चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 66 नंबर। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी मर्डेका कप, ठीक है, मर्डेका कप। उसके बाद और भी मैं बता रहा हूँ आपको, रोवर्स कप और डूरंड कप, ये याद रखिएगा किसका है सब? ये फुटबॉल का है, ठीक है, फुटबॉल का। अगला प्रश्न हमारा कि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी? ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था कब? तो ध्यान रखेंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था कब? तो 1944 में, 1944 में। अच्छा एक प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है कि ब्रेटन वुड्स का ट्विन किसको कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स का ट्विन किसको कहा जाता है? तो ट्विन कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों हो जाएगा, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 68 नंबर है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एबल पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया? अच्छा एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। तो वहीं पूछा गया कि एबल पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। एबल पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है किसको? मिशेल टेलेग्रांड को किया गया है, ठीक है ना। मिशेल टेलेग्रांड ये फ्रांस के गणितज्ञ हैं, ठीक है ना, फ्रांसीसी मैथमेटिशियन हैं, याद रखिएगा। मिशेल टेलेग्रांड को एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 राइट आंसर है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 की तरह सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है इसी के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला सार्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 21 मार्च के दिन मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। क्वेश्चन नंबर 72 है कि सामान्य दृष्टि के
वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? सामान्य दृष्टि के वयस्कों के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए जो निकटतम बिंदु होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? चलिए बताइएगा। तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, आपने पढ़ा भी है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस का 1906 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था? 1906 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दोनों लिख करके आप कमेंट करिए, जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो देखिए 1906 ईस्वी का कांग्रेस का जो अधिवेशन है जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था ये कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि खाली स्थान दिया गया है को लड़ा गया प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, यानी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है ये नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई और सिराजुद्दौला हार गया था। 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, चलिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में। देखिए रक्त में लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा लगभग 55% होता है और प्लाज्मा में 90% जल होता है। 90% प्लाज्मा में जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो ये तारापुर है जो कि महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है और नरौरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक लेंस की फोकस दूरी, यहाँ एक उत्तल लेंस बना लीजिए, ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता क्या होगी, यानी कि इसका पावर पूछा जा रहा है। लेंस का पावर को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? तो डी से, यानी कि डायोप्टर इसका यूनिट होता है, डी से इसको डिनोट करते हैं। लेंस का पावर इक्वल टू 1/f होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी हमेशा मीटर में होगा, जब भी आप सॉल्व करेंगे इसको मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ 25 सेंटीमीटर दिया गया फोकस दूरी, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 मीटर हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f होता है, यानी कि यहाँ पर जब हम f की जगह 1/4 करेंगे तो ये 4 आंसर हो जाएगा। 4 डायोप्टर उत्तल लेंस था, मैंने बताया था, सुधार कर लीजिए, हमेशा पॉजिटिव होता है इसका क्षमता। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी कब? फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी। किसका शासनकाल था उस समय फ्रांस में? तो लुई 16वां का, लुई 16वां। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया। अच्छा, पहला अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये बार बार पूछा जाता है। पहले भी बार बिहार पुलिस में पूछा गया था, पिछली बार जो एग्जाम रद्द हुआ था। तो WC बनर्जी थे और 1885 में बम्बई में हुआ था पहला अधिवेशन। ठीक है ना। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, जो प्रश्न में जिक्र किया जा रहा है कि दूसरा अधिवेशन, ठीक है ना, कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष हैं, इस तरह से भी आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारा कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये कहाँ की विशेषता है? सूफिया कलाम, ये बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, यह विशेषता है जम्मू कश्मीर की, कश्मीर की। चलिए अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये जो बोल्शेविक क्रांति है ये 1917 में कहाँ हुई थी? तो ये रूस में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है। अच्छा, प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? तो आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर। इसमें से अप्रत्यक्ष कर है विक्री कर,
ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है बिक्री कर। बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी, ये सारे अप्रत्यक्ष कर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया के रोगों में निम्न में से किसका संश्लेषण की क्षमता जो है हमारा शरीर नहीं रखता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है और यह रक्त से संबंधित बीमारी है, ब्लड से संबंधित। हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनता इसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। कल ही मैंने बता दिया था कि बिहार का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस जिला में है, तो जिला गोपालगंज, सबसे कम मुंगेर में। बिहार का लिंगानुपात 918 है। दल बदल विरोधी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। दल बदल विरोधी अधिनियम को लागू कब किया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसी में इसको रखा गया है। कब, तो 1985 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन शरीर की विटामिन डी बनाता है। शरीर में विटामिन डी, तो विटामिन डी के बारे में मैंने बताया था कि इसका संश्लेषण परावैंगनी किरणों में उपस्थित त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है, तो ये त्वचा हो जाएगा राइट आंसर। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। चलिए यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के पेरिस में है। देखिए अगला प्रश्न है 89 नंबर कि दिहांग दर्रा जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। दिहांग दर्रा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दिहांग दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, दिहांग दर्रा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यांगयाप दर्रा, ठीक है ना, यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल में ही है। दीफू दर्रा भी अरुणाचल में ही है। और एक और ना मैं नया दर्रा आपको बताऊंगा, पैंगसो दर्रा, ठीक है ना। पैंगसो दर्रा अगर पूछेगा, पैंगसो दर्रा यह कहाँ पर है, तो ये भी अरुणाचल में है। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, सिक्किम में आपको पता है नाथुला दर्रा है और जलेजपला दर्रा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा 21 जून के दिन होता है। इस दिन विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ये सेट में भी प्रश्न मिला था। और छोटा सबसे 22 दिसंबर के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र और महासागरों की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा हुआ है। गुटनिरपेक्ष यानी कि नाम जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी बेलग्रेड में, ठीक है। चलिए बताइएगा। तो जवाहरलाल नेहरू थे, मार्शल टिटो थे, कर्नल नासिर थे, सुकर्णो भी इसमें थे, सुकर्णो, ठीक है। बेनजीर भुट्टो नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। तो पहला वायसराय पुर्तगालियों का, अच्छा पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में। ये डेट सन याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, VVI है। पहला वायसराय पुर्तगालियों का कौन था, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। दूसरा अल्बुकर्क था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाल वंश के किस शासक ने उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। इन 100 प्रश्नों में से ये प्रश्न मैं आपके लिए रख रहा हूँ। इसका आंसर सोच समझ करके आप कमेंट करिएगा और अपना स्कोर भी इसके साथ में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे हर सीरीज में पूछता हूँ। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। इलाहाबाद में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो कल ही मैंने आपको डिस्कशन में बता दिया था कि के विनोद चंद्रन हैं, के विनोद चंद्रन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है। भारत भवन जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। अगला प्रश्न है हमारा कि कवक क्या है, तो कवक जो है ये मृत्युपजीवी है। कौक क्या है, तो यह मृत्युपजीवी है। चलिए संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित होते हैं। संचार उपग्रह आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो ये चांदी है। अपना स्कोर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर